टेबल गिवन होता है, हमने कंडीशंस के हिसाब से वो करना और एक टेबल बना, दूसरा एक टेबल बनना है। ओके, गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। ओके, आज के एसपीएस के लेक्चर में यूनिट नंबर 5 में जो लास्ट टॉपिक है, मैंने बैंकर्स एल्गोरिथम ऑलरेडी आपको पढ़ाया है, लेकिन फिर से आज एक एग्जांपल लेने वाली हूं। ओके, बैंकर्स एल्गोरिथम। सो बैंकर्स एल्गोरिथम, इट इज द डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिथम। ओके, सो एमसीक्यू में भी इस टाइप के क्वेश्चंस आने के चांसेस है। इट इज द डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिथम, इट इज द डेडलॉक रिकवरी एल्गोरिथम, या इट इज द डेडलॉक डिटेक्शन एल्गोरिथम। सो यहाँ पर दो वे के आंसर इसके। इट इज द डेडलॉक अवॉइडेंस, अगेन वी कैन से इट इज द डेडलॉक डिटेक्शन एल्गोरिथम आल्सो। क्यों ऐसा? ओके, मैंने ऑलरेडी फर्स्ट लेक्चर में ये बताया था, मतलब जब बैंकर्स पढ़ाया था तब ये बताया था इट इज द डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिथम। ओके, अब नेक्स्ट जो भी है इसको डेडलॉक डिटेक्शन एल्गोरिथम क्यों बोलते हैं? क्योंकि वी फाइंड द सेफ सीक्वेंस। ओके, सेफ सीक्वेंस क्या है कि कौन सी सीक्वेंस से अगर मैं प्रोसेस को एग्जीक्यूट करती हूँ तो डेडलॉक ऑकर नहीं होगा। ओके, सो इसीलिए इसको बोलते हैं कि डेडलॉक डिटेक्शन एल्गोरिथम आल्सो। ओके, सो अगर दो एमसीक्यू में अगर ये दोनों हैं तो ये बैंकर्स एल्गोरिथम के अंदर आएगा। ओके, अब ये डिजेस्ट्रा, ये साइंटिस्ट ने इस एल्गोरिथम को डेवलप किया। किसके लिए डेवलप किया? फॉर डेडलॉक अवॉइडेंस। डेडलॉक ऑकर ही ना हो, क्योंकि डेडलॉक अगर ऑकर होता है तो इसके बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, क्योंकि कौन सी भी कौन सी भी प्रोसेस एग्जीक्यूट ही नहीं होती। सो इसके लिए एल्गोरिथम है। सो इसमें अगर डेडलॉक ऑकर नहीं होगा तो वो जो भी सीक्वेंस आएगा, प्रोसेस का जो सीक्वेंस आएगा उसको बोलते हैं सेफ सीक्वेंस। अगर वो सेफ सीक्वेंस नहीं है, मतलब इसको बोलते हैं अनसेफ सीक्वेंस। ओके, और तब ऐसे चांसेस होते हैं कि वहां पर डेडलॉक ऑकर होगा। ओके, अब डेडलॉक इस बैंकर्स एल्गोरिथम सॉल्व करने के लिए यहाँ पर एक एग्जांपल मैंने लिया है। सो यहाँ पर है प्रोसेस आईडी P1, P2, P3, P4, P5। ओके, देन सो अभी आपको पता है ये 5 प्रोसेस है। 5 प्रोसेस मतलब हर एक का अलग अलग कुछ टास्क है। ओके, सो इसमें 3 रिसोर्सेस है, R1, R2, R3। ओके, सो ये अलोकेटेड रिसोर्सेस। सो व्हाट इज मीन बाय अलोकेटेड रिसोर्सेस? जो सीपीयू ने सिस्टम में ऑलरेडी प्रोसेस को इतने रिसोर्सेस अलोकेटेड किए हैं। ओके, सो P1 के लिए अगर कंसीडर करना है कि सपोज रिसोर्स R1 ये सीपीयू है, ये मेमोरी है, ये प्रिंटर है, ऐसे हम कंसीडर करते हैं। दीज आर द रिसोर्सेस। सो P1 ऐसी प्रोसेस है जहां पर मुझे एक प्रिंट देनी है। ओके, सो इस प्रिंट के लिए सीपीयू ने इसको अलोकेट किया। R1 को 1 क्वांटिटी में, एक ही यहाँ पर प्रिंटर लग रहा था, एक ही मेमोरी, एक ही सीपीयू। सो ये अलोकेट किया। सो इट इज कॉल्ड द अलोकेटेड मैट्रिक्स, अलोकेटेड एरे। ओके, सो ये इसका एलोकेशन का मीनिंग है। ओके, और सिस्टम क्या करती है, यहाँ पर एक अगर डेडलॉक ऑकर ना हो तो सिस्टम को इतनी सब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ती है। सो यहाँ पर पॉसिबिलिटी कि वहां पर डेडलॉक ऑकर ही नहीं होगा। सो ये 5 प्रोसेस में कभी डेडलॉक ऑकर नहीं होगा। ओके, लेकिन इतनी इंफॉर्मेशन पहले प्रोवाइड करनी पड़ी, क्या क्या कितने अलोकेटेड किए हैं, कितने रिसोर्सेज, देन हर रिसोर्सेज की कितने मैक्सिमम अवेलेबल है। P1 के लिए अगर ये अलोकेट करना तो इसलिए इतने मैक्सिमम अवेलेबल है, और मतलब P1 R3 की इतनी 3 क्वांटिटी अलोकेट कर, मतलब 1 तो कंप्लीट है, मतलब 2 क्वांटिटी ऑलरेडी और अलोकेट करके दे सकते। ओके, सो इतना ये जो भी मैट्रिक्स है इसकी वैल्यू सिस्टम को प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ओके, देन इसे चांसेस है कि यहाँ पर डेडलॉक ऑकर नहीं होगा। देन यहाँ पर अभी कितने अवेलेबल है, ओके, ये सब छोड़ के और कितने रिसोर्सेस अवेलेबल है, ये इसकी वैल्यूज है। ओके, सो ये सब गिवन है। अब जो भी है, अब मैंने सिर्फ इतना ही एक फाइंड आउट किया था लास्ट जो एग्जांपल में कि सेफ सीक्वेंस एंड अनसेफ सीक्वेंस मैंने सॉल्व किया था। अब इसमें और एक 3 क्वेश्चंस है। फर्स्ट वन है फाइंड आउट टोटल अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस ऑफ ईच टाइप। ऐसे एमसीक्यू में भी आने के चांसेस है कि आपको पूरा ऐसा गिवन होगा एंड यहाँ पर ऐसे होगी कि फाइंड आउट द टोटल अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस ऑफ ईच टाइप। देन कैसे कैलकुलेट करना है। सो ओके, अभी ये सब क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं कुछ फॉर्मूला पहले आपको एक्सप्लेन करती हूँ। तो आज 3 क्वेश्चन इसके सॉल्व करने, कंप्यूट द नीड मैट्रिक्स एंड डिटरमाइन द सेफ स्टेट सीक्वेंस, ये हमें फाइंड आउट करना है। देन अब यहाँ पर पूरे बैंकर्स एल्गोरिथम ओनली 3 एग्जांपल, क्या सॉरी 3 फॉर्मूलेस यूज होने वाले।
सो पहले एक तो नीड मैट्रिक्स का कैलकुलेट करने के लिए मैक्सिमम माइनस अलोकेटेड ये कैलकुलेट करना है, आपको नीड मैट्रिक्स की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, देन नेक्स्ट जो फॉर्मूला यूज करने वाले हो, नीड लेस देन और इक्वल टू अवेलेबल। अगर ये जो भी है इसकी वैल्यू अगर ट्रू है देन हमें सीक्वेंस, हमारी जो प्रोसेस का सीक्वेंस है भी कंटिन्यू करेंगे। अगर ये फॉल्स है तो हम पॉज करेंगे, हम नेक्स्ट प्रोसेस एग्जीक्यूशन के लिए लेंगे। थर्ड जो फॉर्मूला यूज होगा कि अगर हमारी ये जो भी वैल्यू अगर ट्रू है देन हम यहाँ पर जाते हैं। अगर ट्रू है तो प्रोसेस के लिए जो भी प्रोसेस की जो रिसोर्स उसके लिए ग्रांट देते हैं एंड देन वो जो प्रोसेस है वो जितने रिसोर्सेस उसने अलोकेट किए थे उसको रिलीज करने का काम यहाँ पर होता है। सो वो अगर रिलीज होते थे हमें हमारे पास न्यू अवेलेबिलिटी आती है। तो उसका फॉर्मूला है न्यू अवेलेबल इज इक्वल टू प्रीवियस अवेलेबल, कितने थे उसके प्रीवियस अवेलेबल प्लस अलोकेटेड कितने थे वो पर्टिकुलर प्रोसेस, इसका जो कैलकुलेशन आएगा हमें मिलेगा न्यू अवेलेबल। अभी रिसेंटली कितना अवेलेबल है 310, लेकिन इस फॉर्मूले से मुझे कुछ और न्यू अवेलेबल रिसोर्सेस मिल जाएंगे। ओके, सो इतने ही 3 फॉर्मूले यहाँ पर यूज होने वाले। ओके, सो लेट स्टार्ट। सो फर्स्ट जो है इसका हम आंसर यहाँ पर लिखते हैं। सो यहाँ पर लिखा है कि फाइंड आउट द टोटल अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस ऑफ ईच टाइप। ओके, सो इसके लिए क्या करना है, P1, P2, P3, P4, P5। ओके, 1 1। अब यहाँ पर कितने हैं, इतने अलोकेटेड रिसोर्सेस हैं। फोर 0 1 0 2 0 1 1 2। सो इसकी क्या करनी है, एडिशंस करनी है। 6 5। ओके, और इसमें क्या है कि ऐड करना अवेलेबल कितने कितने अवेलेबल 310। सो 6 5 11। ओके, सो इसका आंसर आएगा कि टोटल कितने अवेलेबल, टोटल अमाउंट of resources of each type. So we said that R1 11, R2 5 and R3 के 6 अवेलेबल है। ये इसका फर्स्ट का ये आंसर है। ओके, नेक्स्ट है कंप्यूट द नीड मैट्रिक्स। So need matrix. So what is the formula for need matrix? Maximum minus allocated. Maximum allocated. Okay. So PID, process ID, P1, P2, P3, P4 and P5 है यहाँ पर. Okay. And then अब यहाँ पर R1, R2 and R3. So maximum minus allocated. इसमें से ये माइनस करना है. So P1 के लिए क्या आएगा, 4 minus 1 3 2 2 3 2 2. then यहाँ पर आएगा 1 1 and 0 1 3 minus 2 1 2 minus 1 1 and 2 2 minus 0. So 2 minus 1 1 and 0. P3 के लिए क्या आंसर आएगा, P3 के लिए 9 0 2. So 9 minus 4 कितना आएगा, 5 0 1 5 0 1. Then यहाँ पर क्या आंसर आएगा, P4 में 7 5 3. So 7 minus 0 7. Then 5 minus 2 3 3 minus 3. So 7 7 3 3. Right, 7 3 3. Then P5 में क्या आएगा, 11. फिर 2 3 में से 11 minus 1 क्या आएगा, 10. 2 minus 1 1 आएगा and 3 minus 2 क्या आएगा, 1. So this is the value of need matrix. Okay. अब क्या करना है, find out safe sequence. Okay. So process P1 need is कितनी need है P1 की, 3 2 2 and available is
अवेलेबल कितने हैं 310 310। तब क्या करना है नीड लेस देन और इक्वल टू अवेलेबल इज इक्वल टू क्या रखना है यहाँ पर। सो यहाँ पर क्या आएगा नीड क्या है 322 और यहाँ पर देखो 3 मैच हो रहा है लेकिन यहाँ पर मैच नहीं होता ये क्या आएगा यहाँ पर फॉल्स। सो दी फॉल्स P1 process and we start from P2 ओके। तो लगे तो यहाँ पर नंबर दे दो। सो प्रोसेस P2 के लिए मैं दूसरा कलर यूज करती हूँ। सो प्रोसेस P2। सो व्हाट इज द नीड ऑफ प्रोसेस P2? नीड इज P2 की नीड क्या है 110 एंड अवेलेबिलिटी कितनी है रिसोर्सेस की 310। सो फॉर्मूला कैलकुलेट करेंगे अवेलेबल। सो क्या है नीड क्या है 1 सो इट ट्रू ओके। सो प्रोसेस P2 is granted and after execution it will release resources। ऐसे सेंटेंस लिखने ही है ओके। सो उसमें रिसोर्सेस क्या हो जाएगा अभी यहाँ पर रिलीज हो जाएंगे। सो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा अभी नेक्स्ट न्यू अवेलेबल रिसोर्सेस के नंबर्स मिलेंगे ओके। सो फॉर्मूला क्या बताया मैंने न्यू रिसोर्स के लिए न्यू अवेलेबल इज इक्वल टू ऑलरेडी प्रीवियस कितने अवेलेबल थे। एक बार अभी यहाँ पर फॉर्मूला लिखती हूँ देन प्रीवियस अवेलेबल प्लस कितने अलोकेटेड है ओके। सो प्रीवियस कितने अवेलेबल थे 310 और अलोकेटेड 110। हाँ सॉरी P2 के लिए 212 सॉरी मैंने P1 का लिखा था लेकिन यहाँ पर P2 का लिखना है ना। सो 212 सो क्या आएगा यहाँ पर 522 ओके। सो अभी ये न्यू अवेलेबल रिसोर्सेज की लिस्ट मिली हमें। देन नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा अगेन प्रोसेस कौन से स्टार्ट करनी है प्रोसेस P3। So what is the need of process P3? So need is 501 and और अवेलेबल कितने हैं। तो अवेलेबल इज सो क्या अवेलेबल मिला था हमें यहाँ पर 522 ओके। सो नीड लेस देन और इक्वल टू अवेलेबल। सो कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स। सो क्या मिल रही है यहाँ पर कंडीशन 5 यहाँ पर 0 की नीड थी लेकिन अवेलेबल टू है ओके ना। सो ट्रू आएगा यहाँ पर ओके। सो अगेन ये सेम स्टेटमेंट क्या करना है यहाँ पर कॉपी करना है P3 ग्रांटेड it release resources। so new available is equal to क्या मिलेगा न्यू अवेलेबल में प्रीवियस कितने अवेलेबल थे 522 प्लस अलोकेट कितने हुए थे P3 के लिए 401 तो क्या आएगा 923 ओके। दीज आर द न्यू अवेलेबल। देन नेक्स्ट है फोर्थ मतलब फोर्थ स्टेप में ले रही हूँ प्रोसेस
P4. So process P4 की नीड क्या है? Need is, what is the need of process P4? 733. 733. And available is, available क्या है? 922. So condition is true. ये जो भी condition है वो क्या है? True रहेगी. So condition क्या आएगा? नहीं ना, नीड इतनी ही है और अवेलेबल ओके, ये 3A2. ओके, सो यहाँ पर क्या आएगा? फॉल्स. ओके, सो यहाँ पर P4 इज फॉल्स. सो नेक्स्ट कौन सी आएगी? अब प्रोसेस P5. तो P5 नीड क्या है? इज 1011 and अवेलेबल कितनी कौन से है? क्या है अवेलेबल? 923. सो अगेन यहाँ पर क्या आएगा? ये फॉल्स. ओके, सो अगेन P5 इज फॉल्स. ओके, सो अगेन 6 में क्या होगा? अब कहाँ से स्टार्ट किया था? अगेन स्टार्ट फ्रॉम द P1. सो P1 की नीड ये थी, सो P1 ये फॉल्स था, तो अगेन हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे प्रोसेस? P1 के. अगेन देखेंगे क्या है P1 नीड इज 322 एंड अवेलेबल कितने थे इसके लिए? अब यहाँ पर इस टाइम अवेलेबल क्या है? 923. सो P1 is granted and it release resources. So कितने रिसोर्सेस यहाँ पर रिलीज हो गए? सो न्यू अवेलेबल कितने मिलेंगे हमें? सो न्यू अवेलेबल क्या मिलेगा अभी यहाँ पर? न्यू अवेलेबल. सो न्यू अवेलेबल का कैलकुलेट कैसे करते? ओल्ड कितने अवेलेबल थे? 923. सो 923 प्लस और क्या है? कितने अलोकेटेड है? सो कितने अलोकेटेड थे P1 के लिए? 111. So 9 plus 1 10, 2 plus 1 3, 3 plus 1 4. So 10 3 4. Okay. So ये न्यू अवेलेबल मिल रहे. So P1 कंप्लीट है, P1 अभी कंप्लीट किया, P2 कंप्लीट है, P3 भी कंप्लीट है. अब कौन सी आएगी? P4. P4 P4 क्या है यहाँ पर? सेवन थ्री अवेलेबल कितना है अभी यहाँ पर? 10 3 and 4. Okay, so need less than or is equal to available, right? So true. So P4 is granted and it releases resources. Okay, so again new available क्या मिलेंगे हमें? New available. So old available क्या था? 923 और ग्रांट कितना था P4 को? 020. कितने अलोकेटेड थे? 020. सो क्या आएगा? 9 4 न्यू अवेलेबल. ये है ना शायद 10 है अवेलेबल. कितने थे अवेलेबल? 10 था, सॉरी 10 3 and 4 था. ओके, 10 3 4. सो क्या आएगा ये? 10 then 5 and 4. ओके, सो कौन कौन से प्रोसेस का? P1 कंप्लीट है, P2 कंप्लीट है,
P3 कंप्लीट, P4 अभी मैंने कंप्लीट की, P5 अब कौन सा किसका चांस है? P5 का। So process P5 need is क्या है? P5 की need 10 1 1 एंड अवेलेबल कितने हैं? 10 5 4। ओके, सो need लेस देन और इक्वल टू अवेलेबल इज इक्वल टू क्या है यहाँ पर? ट्रू। सो P5 is granted and it release resources. Okay, so क्या आएगा? न्यू अवेलेबल, न्यू अवेलेबल, न्यू अवेलेबल क्या आएगी यहाँ पर? ओल्ड अवेलेबल क्या थे? 10 5 एंड 4 प्लस इसकी कितने अलोकेटेड हुए थे P5 के लिए? 10 1 1, so 10 1 1, so 26 and 5। ओके, सो इतने अवेलेबल आए। ठीक है, सो फ्रॉम दैट अबव जितना हमने कैलकुलेशन किया, जितना बैंकर सॉल्व किया, हम क्या प्रेडिक्ट कर सकते, क्या बोल सकते? सो व्हाट इज द सेफ सीक्वेंस? सो सेफ सीक्वेंस इज right, P2 then P3 P5 P2 P3 P5 then P1 P1 P5 I'm sorry P4 P1 P4 P1 यहाँ पे सॉरी P5 भी यहाँ पर पॉज है एक्चुअली। P2 P3 P1। ओके, फिर से मैं कैलकुलेट करके दिखाती हूँ। यहाँ पर देखो P2 देन P3 जहाँ पर ट्रू है, देन P3 देन क्या आएगा यहाँ पर? डायरेक्टली P1 देन P1 के बाद क्या आएगा? अगेन P4 आएगा, अगेन 5। सो दिस इज द स्टेप सीक्वेंस। सो अगर अभी OS अगर जो भी प्रोसेस है अगर इस वे से अगर एग्जीक्यूट करते हैं P2 P3 P1 P4 P5 एंड उसके पास अगर इतने रिसोर्सेज भी रहते हैं तो भी सिस्टम डेडलॉक में नहीं जाएगी। ओके, और फिर कौन सा अनसेफ सीक्वेंस आएगा? फिर इसके अलावा जो भी सीक्वेंस आएगा वो अगेन अनसेफ सीक्वेंस आएगा। ओके, तो ऐसे आ सकता है कि अब जैसे ये कैलकुलेट किया तो एमसीक्यू में भी ये सॉल्व करने के लिए आ सकता है कि कौन सा सेफ सीक्वेंस है और कौन सा अनसेफ सीक्वेंस है। ओके, सो आपको फिर प्रोसेस पता होनी चाहिए। ओके, सो दिस ऑल अबाउट द बैंकर्स एल्गोरिथम। ओके, सो सिर्फ इसके लिए 3 फॉर्मूलेस याद रखने। नीड मैट्रिक्स, नीड इन लेस देन और इक्वल टू अवेलेबल एंड न्यू अवेलेबल मतलब क्या? अलोकेटेड करना, प्रीवियस जितने अवेलेबल थे प्लस अलोकेटेड कितने थे उस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या किया है, पूरा यहाँ पर बैंकर्स कंप्लीट है। सो इसी के साथ अगर आप 5th जो भी यूनिट है वो कंप्लीट है। ओके, तो एक बार जितने टॉपिक्स थे उसको रिवाइज करते हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस हो गए तो प्लीज पूछो। अभी मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ, यहाँ पर स्टॉप करती हूँ मैं वीडियो। तो कुछ क्वेश्चंस हो गए तो पूछो। नहीं होगा, यूनिट 6 कल ही स्टार्ट होगा, अभी टाइम भी नहीं है। एक बार सिर्फ रिवाइज कर लेते। ऑलरेडी मैंने ये स्टार्ट थोड़ा गैप गया था, देखो आपकी एग्जाम हुई थी तो फिर से मैंने रिवाइज किया ही था ये। ठीक है, और अभी जो न्यू टॉपिक थे सिर्फ डेडलॉक अवॉइडेंस, डेडलॉक डिटेक्शन, रिकवरी ये स्टार्ट किए थे। ओके,
सो इस यूनिट में इससे ज्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ हमें कॉन्सेंट्रेट किसके लिए करना है कि प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम क्या है, सीमाफोर एंड म्यूटेक्स क्या है, ये सब। ओके, सो प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम, रीडर राइटर प्रॉब्लम, ये सॉल्व करने के लिए सीमाफोर एंड म्यूटेक्स का यूज होता है। तो सीमाफोर मतलब सिग्नलिंग अप्रोच यूज होता है एंड म्यूटेक्स मतलब लॉकिंग अप्रोच यूज होता है, मतलब ऑन एंड ऑफ, मतलब एक तो रिसोर्सेस को लॉक करो या अनलॉक करो। जैसे यहाँ पर क्या होता है, वेट के लिए भी मैसेज जाता है, देन सिग्नलिंग मतलब कंटिन्यू करे, इस टाइप के मैसेजेस यहाँ पर जाते हैं। तो सीमाफोर एंड म्यूटेक्स, सो ये दोनों सॉफ्टवेयर अप्रोचेस है। ओके, देन अगेन हमने एक देखा था फिलोसॉफर प्रॉब्लम देखा था, राइट? तो एक बार फिर से सब देख लेते एक बार। ओके, सो व्हाट इज मीन बाय कॉन, हेलो, किसी कुछ प्रॉब्लम है? हेलो, ओके, सो व्हाट इज मीन बाय कॉन्करेंसी? सो कॉन्करेंसी मतलब क्या, एट अ टाइम अगर मल्टीपल इंस्ट्रक्शन अगर हम एग्जीक्यूट करते हैं, सेम टाइम अगर एग्जीक्यूट होते हैं, तो उसको बोलते हैं कॉन्करेंसी या सिंक्रोनाइज। मतलब अगर वो कॉन्करेंसी, अगर हम कोई इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करते हैं तो वहां पर क्या है, दो प्रोसेस में क्या होना चाहिए, वहां पर सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए। P1 एंड P2 है, तो वहां पर जो भी जब एग्जीक्यूट होगी तो उन्होंने उसमें क्या होना चाहिए, सिंक्रोनाइजेशन। सो इस वजह से यहाँ पर एक प्रॉब्लम आता है, उसको बोलते हैं सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम। तो वहां पर ही ये सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम को अलग अलग वे से क्या किया, डिफाइन किया। तो वो किसमें क्या, रीडर राइटर प्रॉब्लम, प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम, ओके, या उसको बोलते हैं क्लासिकल प्रॉब्लम। एंड अगेन डायनेमिक फिलोसोफर, ये भी उसी के अंडर की कैटेगरी है। ओके, सो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन मतलब क्या कि ये प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के टाइम क्या होता है कि शेयरिंग होती है। सिस्टम क्या करती है, नंबर ऑफ रिसोर्सेज को क्या करते हैं, शेयरिंग करती है। ओके, तो अगर दो प्रोसेस साइमल्टेनियसली अगर एग्जीक्यूट हो रहे तो वहां पर जो रिसोर्सेस है उसका भी यूटिलाइजेशन वहां पर प्रॉपरली होना चाहिए, डेडलॉक ऑकर नहीं होना चाहिए। ओके, तो इसी के लिए हमने यहाँ पर एक अवॉइडेंस का एल्गोरिदम भी देखा था बैंकर्स का। ओके, सो प्रोसेस के कौन कौन से टाइप आती है, एक तो इंडिपेंडेंट अगर प्रोसेस हो तो सिंक्रोनाइजेशन के लिए कुछ प्रॉब्लम ही नहीं रहेगा, लेकिन अगर वो डिपेंडेंट प्रोसेस है देन सिंक्रोनाइजेशन के लिए क्या आएगा, प्रॉब्लम आएगा। ओके, तो यहाँ पर एक सेक्शन क्रिएट करते हैं, यहाँ पर एक क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम कंसेप्ट है। सो व्हाट इज मीन बाय क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम, इस टाइप का सेक्शन बोल सकते हैं या एक टास्क है जहां पर अगर एखादा प्रोग्राम अगर एखादे रिसोर्सेस को क्या कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है, यूज कर रहा है, तो अदर कोई प्रोसेस उस रिसोर्सेस को एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। ओके, सो यही इसका एग्जांपल, एक मिनट। सो अगर हम कोई से सेक्शन में एंटर कर रहे हैं, ओके, सो एंट्री सेक्शन, और ये जो भी रेड कलर दिखा एंट्री सेक्शन, मतलब यहाँ पर रिसोर्सेस एंड प्रोसेस का क्या है, यहाँ पर एग्जीक्यूशन स्टार्ट है। उस टाइम दूसरी कोई भी प्रोसेस यहाँ पर उस रिसोर्सेस को यूज नहीं कर सकते। ओके, सो यहाँ पर ऐसे लिखा है कि अगर कोई अगर प्रिंटर है तो यहाँ पर प्रिंटर को लॉक किया जाएगा और वो प्रोसेस एग्जीक्यूट होने तक उसको अनलॉक नहीं किया जाए। जब वो प्रोसेस एग्जीक्यूट होगी देन हम प्रोसेस को क्या कर मतलब उस रिसोर्स को क्या करेंगे, अनलॉक करेंगे, मतलब रिलीज करेंगे उस रिसोर्स को। एंड अदर जो भी सेशन है, रिमाइंडर सेशन, रिमेनिंग जो सेशन है वो क्या होगा, यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा। सो यहाँ पर एक क्रिटिकल सेक्शन गेट, ये क्या है, एक कंसेप्ट है जिसकी वजह से भी क्या है कि रिसोर्सेज पर्टिकुलर उसी प्रोसेस को क्या करते हैं, अलोकेट किया जाता है। ओके, सो एक मैंने एक वीडियो भी देखा था, यहाँ पर भी एक अगर एक टेलीफोन बूथ है जहाँ पर एट अ टाइम वन पर्सन ही बात कर सकता है, सो दूसरा पर्सन अगर आता है तो वो वेटिंग में रहेगा या वो उस सेक्शन में एंटर ही नहीं कर सकता। ओके, सो ये अगेन एक क्रिटिकल रीजन या कैन से क्रिटिकल सेक्शन का ये क्या है, यहाँ पर एक एग्जांपल है। ओके, सो जब ए जब बाहर आएगा तब तो किसको प्रायोरिटी मिलेगी, बी को। सो बी जब एंटर आएगा तो सी एंटर नहीं कर सकता। ओके, मतलब जो रिसोर्सेस है उसी पर्सन क्या कर सकता है, यूज कर सकता है। देन तो ये क्रिटिकल सेक्शन प्रॉब्लम के लिए ही ये यूज करते थे सीमाफोर। सो सीमाफोर ये डिजेस्टा, ये जो भी साइंटिस्ट है उसने डेवलप किया और इसका पर्पस क्या, इट सॉल्व द प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम। ओके, सो ये सिग्नलिंग अप्रोच यूज करता है सीमाफोर, वेट एंड सिग्नल। ओके, सो ये डिफरेंस आ सकता है कि म्यूटेक्स एंड सीमाफोर में क्या डिफरेंस है। सो सीमाफोर में क्या होता है, सिग्नलिंग अप्रोच यूज होता है, म्यूटेक्स में लॉकिंग अप्रोच यूज होता है। ओके, सो वेट की मतलब यहाँ पर डिक्रीमेंट होती वैल्यू और सिग्नल में इंक्रीमेंट होती वैल्यू। ओके, एंड
यहाँ पर अगेन सीमाफोर एंड सीमाफोर के अगेन टू टाइप्स है, एक तो काउंटिंग सीमाफोर एंड बाइनरी सीमाफोर। ओके, सो काउंटिंग सीमाफोर मतलब क्या कि यहाँ पर वेटिंग मतलब यहाँ पर 0 1 2 ऐसे वैल्यू से हम चेक कर सकते हैं। वेटिंग के लिए क्या कर सकते हैं, मतलब जैसे बोलते हैं ना हम टाइम ड्यूरेशन दे सकते हैं वेटिंग के लिए, तो यहाँ पर आते काउंटिंग से और यहाँ पर नंबर ऑफ प्रोसेस यूज कर सकते हैं। लेकिन बाइनरी सीमाफोर में एट अ टाइम 2 ही प्रोसेस यूज होती। ओके, तो इसलिए इसको इनडायरेक्टली इसको म्यूटेक्स भी बोलते क्योंकि लॉक ही हो जाते हैं ना यहाँ पर प्रोसेस। ओके, सो ये इसका अगेन एग्जांपल है। देन यहाँ पर मैंने बताया था पहले सॉफ्टवेयर अप्रोच जो भी वहां पर सीमाफोर एंड म्यूटेक्स यूज होता है। ओके, सो ये सीमाफोर का एग्जांपल था, ये म्यूटेक्स मतलब लॉग बेस्ड अप्रोच, सिग्नलिंग अप्रोच। ओके, सो ये इसका अगेन डिफरेंस है, मैंने ऑलरेडी ये शेयर किए पीपीटी, एक बार देख लो। ये डिफरेंस जितना अभी बताया था वही है कि इसमें इन दो टाइप से जो काउंटिंग एंड बाइनरी सीमाफोर, इसमें सिर्फ ऑब्जेक्ट बेस पर वर्क होता है। ओके, देन तो कौन सा बेटर है, अगर रिसोर्सेज ज्यादा अवेलेबल है देन सीमाफोर को प्रेफर करना है, अगर रिसोर्सेज कम है या ओनली वन शेयर रिसोर्सेज है देन उस टाइम म्यूटेक्स को यूज करना है। ओके, देन प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम, ये भी डीजे स्टार ने ही प्रपोज किया है। सो प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्रॉब्लम मतलब क्या, एक प्रोड्यूसर है जो नंबर ऑफ मतलब ये प्रोड्यूस करेगा जो भी आइटम्स है और कंज्यूमर क्या करेगा उसको कंज्यूम करेगा, लेकिन यहाँ पर जो प्रॉब्लम्स ऑकर होते हैं, सो प्रॉब्लम्स क्या ऑकर होते हैं, प्रोड्यूस नंबर ऑफ आइटम प्रोड्यूस करता है और वो इतने आइटम प्रोड्यूस करता है कि वो बफर की साइज भी नहीं देखता। बफर की अगर साइज 10 है तो उसमें अगर 11 आइटम प्रोड्यूस अगर करते तो वहां पर उसको मैसेज आना चाहिए कि बफर इज अ फुल, अभी स्टॉप करो प्रोड्यूस करना। ओके, और कंज्यूमर का क्या प्रॉब्लम है, वो ये भी नहीं चेक करता कि बफर अगर एम्प्टी है तो भी वो रीड करता है या कंज्यूम करने की कोशिश करता है, तो उसको मैसेज जाना चाहिए। अगर बफर एम्प्टी है तो उसने वेट करना चाहिए। इस टाइप के जो प्रॉब्लम्स आते हैं ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग दी सीमाफोर और म्यूटेक्स। ओके, सो यहाँ पर वही दिया है, इसका प्रोग्राम भी मैंने ऑलरेडी शेयर किया है। ओके, सो इसकी वैल्यू इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करके हम इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। सेम थिंग रीडर राइटर प्रॉब्लम, जो राइटर कुछ राइट कर रहा है फाइल में तो रीडर उसको रीड नहीं कर सकता। ओके, और एट अ टाइम वन ही पर्सन उसको क्या कर सकता है, राइट कर सकता है। ओके, और जो रीड करेगा वो सॉरी जो राइट करेगा उसको मॉडिफाई भी करने की ऑथोरिटी रहेगी। ओके, सो ओनली सो ये जो भी कंडीशन है वो हम सीमाफोर से क्या कर सकते, सॉल्व कर सकते कि ओनली वन राइटर अलाउड टू राइट एट अ टाइम ऑफ राइटिंग रीडिंग नॉट अलाउड। ओके, तो ये प्रॉब्लम को क्या करना, ये मतलब ये सब सिंक्रोनाइजेशन की ही प्रॉब्लम्स है। ओके, सो ये सॉल्व कर सकते हैं म्यूटेक्स से। अगेन ये डाइनिंग फिलोसॉफर प्रॉब्लम। ओके, सो डेडलॉक कब ऑकर होता है, अगर एक ही फोर्क है, ओके, या चॉपस्टिक है, तो अगर सबने उठाया तो यहाँ पर कोई भी, अब क्योंकि ये खाना खाने के लिए जो कंडीशंस थी, अभी यहाँ पर खाना खाने ऐसे नहीं कि अगर एक आधी प्रोसेस के लिए 2 रिसोर्सेस रिक्वायर्ड है, विदाउट रिसोर्सेस 2 रिसोर्सेस वो काम ही नहीं कर सकती। सो उस केस में डेडलॉक ऑकर होता है, तो इसके लिए एग्जाम्पल था। ओके, सो मैं पहले अटेंडेंस शेयर करती हूँ। ओके, ऐसे अभी यहाँ तक कंप्लीट है पूरा जो यूनिट है। ओके, सो डेडलॉक जो भी अवॉइड करने के लिए या डेडलॉक चेक करने के लिए ये कंडीशन है, ये सब कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन, नो प्रिवेंशन, होल्ड एंड वेट, सर्कुलर, ये इसमें से एक भी कंडीशन, ये सब कंडीशन अगर ट्रू होती है तो डेडलॉक ऑकर, इसमें से एक भी कंडीशन नहीं है देन डेडलॉक ऑकर नहीं होगा। ये सब कंडीशन ट्रू है इसका मतलब डेडलॉक ऑकर है। तो ये कंडीशंस के नाम प्लीज याद रखो। ओके, क्योंकि ऐसा आ सकता है कि डेडलॉक के लिए कौन सी 4 कंडीशंस है। ओके, सो सब कंडीशंस के डायग्राम्स वगैरह यहाँ पर दिए हैं। देन डेडलॉक अवॉइडेंस के लिए बैंकर्स एल्गोरिथम अभी मैंने एक्सप्लेन किया। देन डेडलॉक डिटेक्शन के लिए, अगर डेडलॉक चेक करने के लिए हम रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ से चेक कर सकते हैं डेडलॉक। अगर यहाँ पर एक सर्कल बनता है इसका मतलब क्या, डेडलॉक ऑकर हुआ है। और हम ये चेक कर सकते हैं, डिटेक्ट करने के लिए हम चेक कर सकते हैं कौन सी प्रोसेस की वजह से डेडलॉक ऑकर हुआ है। ओके, सो इसके लिए वेट फॉर ग्राफ ये फाइंड आउट करते हैं। तो इसमें से सिर्फ रिसोर्सेस अगर हटा देते हैं जो डायग्राम बनेगी वो बनती है वेट फॉर ग्राफ की डायग्राम। ओके, देन डेडलॉक रिकवरी के लिए 4 कंडीशंस होती है, प्रोसेस टर्मिनेशन, रिसोर्स प्रीएम्पशन, रिकवरी थ्रू रोलबैक एंड स्टार्वेशन। ओके, सो प्रोसेस को एक बार तो टर्मिनेट करो, लेकिन टर्मिनेट करने के लिए ये पैरामीटर उस टाइम कंसीडर करने पड़ेंगे। ओके, सो ये थे 4 रिकवरी वेज। ओके,
तो यहाँ तक जो फिफ्थ यूनिट है वो कंप्लीट है। नेक्स्ट लेक्चर में हम 6th यूनिट स्टार्ट करेंगे। ओके, अगर कुछ क्वेश्चंस होगा, एक आधा पॉइंट अगर क्लियर नहीं फिर से एक्सप्लेन करना है तो एक वैसे बोलो, वो भी लगे तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं एक्सप्लेन करूंगी एंड देन 6th यूनिट स्टार्ट करेंगे। ओके, तो कुछ प्रॉब्लम होगा तो पूछो, तब तक मैं अटेंडेंस शेयर करती हूँ। इधर देखो। सो अटेंडेंस दे दो, कुछ प्रॉब्लम नहीं रहेगा तो ओके यू कैन लीव द मीटिंग। ओके, so thank you all of you.